हेलो नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री पढ़ो जी पर। आपको हमने लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर की पीवाई के बारे में डिस्कस किया था और आज के सेशन में हम बात करेंगे एक नया चैप्टर, आपके 11th क्लास का एक नया चैप्टर जो कि होगा चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम इस चैप्टर को हर एक सीरीज के अंदर डिवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो और साथ में आपके लिए लास्ट में लेके आएंगे पीवाईक्यू की असली सीरीज। तो बने रहिएगा सेशन के अंदर शुरू से एंड तक और देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा एलिमेंट्स के बारे में कि टोटल एलिमेंट्स अपने पीरियोडिक टेबल में कितने हैं 118, लेकिन स्टार्टिंग टाइम की अगर बात करेंगे तो वहां पे किस तरीके से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ था, ग्रुप्स पीरियड कैसे डिजाइन होते हैं, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या था, शॉर्ट फॉर्म क्या था, उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसा कि बात करें अगर अपन कि किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर, किसी भी दुकान के अंदर जिस तरीके से अलग अलग चीजों को पार्टिकुलर उसको डिवाइड किया होता है कि हर एक जगह एक कोना एक उसके लिए फिक्स होता है कि जैसे बात करें कि अगर बाथरूम वाला सामान चाहिए तो वो एक तरफ होगा, इसके अलावा बात करें कि क्लोथ्स वार्डरोब होगा तो वो एक तरफ होगा, इसके अलावा किचन सेट की बात करें तो सारे किचन के आइटम क्या होते हैं, एक तरफ होते हैं। यानी एक दुकान है और इस एक दुकान के अंदर बहुत सारी चीजें और उन सभी के डिपार्टमेंट अलग अलग है। कुछ इसी तरीके से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर फॉर्म किया गया था कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सबका प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा और उनकी सेम प्रॉपर्टीज को यदि एक डिपार्टमेंट में रख देते हैं यानी एक अलग ब्लॉक में रख देते हैं तो उस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल को डिजाइन कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे अर्लियर अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, यानी कि शुरुआत में एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया था, सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन यहां पे आता है लेवोशियर क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है लेवोशियर क्लासिफिकेशन। जी हाँ, लेवोशियर जो है उसको अपन बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवोशियर ने यहाँ पे भी क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को और एलिमेंट्स को इसने क्लासिफाई किया था मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे। यानी इनका जो क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेसिस था, मेटल एंड नॉन मेटल के बेसिस पे। उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को इसने क्या बोला, इसने बोला था या तो मेटल होगा या क्या होगा, नॉन मेटल। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं मेटल के बारे में। तो मेटल क्या होते हैं, मेटल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा और क्यों करेगा, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए डोनेट किया जाएगा ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, हम बात करें सोडियम की, सोडियम का नंबर होता है 11 और 11 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 281। यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर इसको कंप्लीट होना है, अगर इसको कंप्लीट होना है, स्टेबल होना है, तो इसको एक कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो कोई इसको देगा नहीं भाई, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ये अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वैसे ये कौन सा हो जाएगा, मेटल आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मेटल। यानी मेटल आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और फाइंडिंग द स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू नोबल केस। इसी तरीके से नॉन मेटल की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का नंबर कितना होता है, 9 और 9 के अकॉर्डिंग हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, 2,7। अगर आप ध्यान से देखिए 7 का मतलब क्या है, कि 7 का मतलब है कि इसको अगर अपने इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्या इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है? अगर इसके पास खुद के पास 7 है और मात्र इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो याद रखना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हाई होती है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन को यदि गेन करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, नॉन मेटल बोला जाएगा।
तो लेवोशियर ने क्लासिफिकेशन में किस किस को यूज में लिया था, मेटल और नॉन मेटल को। इन्होंने ये बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उस समय तक उनको या तो मेटल कहा जाएगा या उनको नॉन मेटल कहा जाएगा। लेकिन इसका भी एक फेलियर का एक रीजन है, इन्होंने मेटल बता दिया, नॉन मेटल बता दिया, बट इन्होंने मेटलॉइड्स के बारे में नहीं बताया। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो मेटलॉइड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया, ये क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल। इसका रीजन क्या है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट मेटलॉइड, ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट मेटलॉइड, यानी कि इन्होंने किसके बारे में नहीं बताया, मेटलॉइड्स के बारे में नहीं बताया। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है लेवोशियर क्लासिफिकेशन। एंड लेवोशियर को क्या बोलते हैं भाई, लेवोशियर को क्या बोलते हैं, तो लेवोशियर को बोलते हैं भाई फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं भाई फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे आता है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी कि किस तरीके से यहाँ पे पीरियोडिक टेबल जो है फॉर्म होती है, उसके सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसका नाम है डॉबे-राइनर ट्रेड्स रूल। यहाँ पे लेवोशियर के बाद जो अगला क्लासिफिकेशन आता है वो आता है डॉबे-राइनर का ट्रेड रूल। देखो एक्चुअल में डॉबे-राइनर का ट्रेड रूल क्या था, ध्यान से समझना इसको। डॉबे-राइनर ने क्या किया, डॉबे-राइनर ने तीन ग्रुप बनाए। डॉबे-राइनर ने कितने ग्रुप बनाए, तीन ग्रुप, और तीनों ग्रुप के अंदर तीन तीन एलिमेंट रखे, यानी टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 9 एलिमेंट्स। जैसे सबसे पहला इनका था, अगर मैं यहां पे लिखूं तो सबसे पहले इन्होंने बताया था किसके बारे में, इन्होंने बोला था एक हो जाएगा यहाँ पे, एक हो जाएगा लिथियम, एक होगा सोडियम और एक होगा पोटेशियम। यानी कि इन्होंने तीन ग्रुप बनाए, उसमें से पहला ग्रुप है लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा इसके अंदर जो ग्रुप है वो आता है यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और तीसरा जो ग्रुप है वो है कैल्शियम। यहां पे अपन पहले क्या रख देते हैं, पहले अपन एक काम करते हैं, यहां पे रख देते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इस तरीके से तीन ग्रुप है, पहला ग्रुप आता है लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा ग्रुप दिया इन्होंने जो कि है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और तीसरा ग्रुप आता है जिसके अंदर है कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब ध्यान से समझना डॉबे-राइनर ने कहा क्या था, ये फोटो है डॉबे-राइनर का। डॉबे-राइनर ने कहा क्या था, डॉबे-राइनर ये बोला था कि पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, यानी कि द फर्स्ट एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट, इनका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा, यानी कि अगर मैं इन दोनों के मास को डिवाइडेड बाय कर दूं 2, तो वो किसके मास के इक्वल आ जाएगा, बीच वाले एलिमेंट्स के मास के इक्वल आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डॉबे-राइनर द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, यानी पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट अगर इन दोनों के मास को सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाए, अगर उसका मीन एटॉमिक मास निकाला जाए तो उससे अपन को मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल सकता है। तो इस तरीके से तीन ग्रुप है, पहला ग्रुप लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और तीसरा ग्रुप कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। इन तीनों ग्रुप को मिलाकर के बोला जाता है ट्राइड, इन तीनों ग्रुप को मिलाकर क्या बोलते हैं, ट्राइड। तो इसलिए इसका नाम पड़ा डॉबे-राइनर्स ट्राइड्स रूल। आइए एक बार इसको समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिथियम के एटॉमिक मास की बात करूं तो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। अगर हम 39 प्लस 7 ऐड करें कितना आता है 46, और 46 को डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना आ जाएगा 23। क्या सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर लिथियम और साथ में पोटेशियम का एटॉमिक मास का हाफ कर देते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा किसके इक्वल, सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल। इसी तरीके से हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। अगर बात करें आयोडीन का एटॉमिक मास की, तो इसका एटॉमिक मास होता है 127, इसका एटॉमिक मास क्या होता है 127। तो यदि दोनों के एटॉमिक मास को ऐड कर दें और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पे किसका मास आ जाएगा, यहाँ पे बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाता है। चलिए आप मुझे बताना इसका एटॉमिक मास कितना आएगा। इसी तरीके से कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137।
इसका एटॉमिक मास कितना है 137। अगर दोनों के एटॉमिक मास को सम कर देते हैं, अगर दोनों के एटॉमिक मास को सम कर देते हैं तो यहाँ पे किसका एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रोंशियम के लिए एटॉमिक मास। क्लियर। तो ये था डॉबेराइनर का ट्रायड रूल। तो डॉबेराइनर के अकॉर्डिंग द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। याद रखना ये जो रूल है ये सभी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इन्होंने केवल जो अपनी थ्योरी के अंदर एलिमेंट्स दिए उन्हीं के लिए ये रूल लगता है। ये रूल सभी के लिए नहीं है, ये केवल उन्हीं के लिए है जहां पे इन्होंने 3 ग्रुप ये बनाए हैं। कौन कौन से? लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक ग्रुप बनाया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और तीसरा ग्रुप बनाया इन्होंने कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो यहाँ पे ये होता है डॉबेराइनर ट्रायड रूल। अगर हम बात करें यहाँ पे एक पॉइंट लास्ट में आ रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट, अ ट्रायड इज द मीन ऑफ द अदर टू मेंबर्स ऑफ ट्रायड। यानी वही बात इसने कही है कि यहाँ पे मिडिल एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास निकालना है तो पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट उसका एवरेज एटॉमिक मास हमको करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े अगर। तो यहाँ पे इसका फेलियर आ रहा है। इसका फेलियर क्या है कि लॉ ऑफ ट्रायड वर्क फॉर ओनली फ्यू एलिमेंट्स थस वाज डिसमिस्ड। यानी कि अगर यहाँ पे सभी एलिमेंट्स की बात करते तो यहाँ पे ये सही हो सकता था, लेकिन अगर 3 ही ग्रुप की बात चल रही है तो केवल 3 ग्रुप के लिए हम इस मॉडल को सही नहीं मान सकते। तो ये क्लासिफिकेशन भी क्या हो गया, फेल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। अगला इसके बाद एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है न्यूलैंड। आपके सामने फोटो दिख रहा है न्यूलैंड का, ये है न्यूलैंड। और इन्होंने न्यूलैंड ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि जिस तरीके से म्यूजिकल नोट्स में अगर ध्यान से देखिए पहला नोट जो है सा, और अगर देखें 8वें नंबर का नोट जो भी कौन सा है सा, यानी कि सा और सा दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इसी तरीके से एलिमेंट, पहला एलिमेंट और 8वें नंबर का एलिमेंट, दोनों एलिमेंट आपस में सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनके मॉडल को बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव किसके रेस्पेक्ट में बोला था? म्यूजिकल नोट्स की रेस्पेक्ट में। म्यूजिकल नोट्स के रेस्पेक्ट में इन्होंने बात की है कि जिस तरीके से पहला नोट और 8वां नोट एक दूसरे के इक्वल शो होता है, एक दूसरे के इक्वल शो होता है, इसी तरीके से पहली एलिमेंट की प्रॉपर्टी और 8वें नंबर के एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। तो यहां पे बन गया ये कौन सा? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो पहला सा और बाद वाला यानी 8वें नंबर का सा, ये आता है 8वें नंबर पे और ये आ रहा है पहले नंबर पे। यानी पहला नंबर और 8वां नंबर जिस तरीके से इक्वल है, इसी तरीके से पहला एलिमेंट, इसी तरीके से फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट एक दूसरे के सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? शो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें कि किस तरीके से एलिमेंट्स यहाँ पे शो होंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एलिमेंट के बारे में। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि उस समय नोबल गैस प्रेजेंट नहीं थी, यानी एब्सेंस ऑफ नोबल गैस एट दैट टाइम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, देयर इज नो प्लेस ऑफ नोबल गैस। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पे एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स स्टार्ट होंगे कहां से? लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहां पे बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर हम बात करें अगले एलिमेंट की, तो लिथियम के बाद अगला नीचे इसमें एलिमेंट आता है ग्रुप के अंदर सोडियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और अगर हम आगे बात करें, सोडियम के नीचे आता है बेटा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। और याद रखना ये जो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है ये केवल वैलिड होता है कहां तक? 20 कैल्शियम तक। ये केवल कहां तक वैलिड होता है? 20 कैल्शियम तक वैलिड होता है, क्योंकि इसके बाद ब्लॉक आ जाता है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक आने की वजह से फिर इसके अंदर यहाँ पे ग्रुप के अंदर प्रायोरिटी शो नहीं होती है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ लिथियम अगर पहला एलिमेंट है तो इसका 8वां एलिमेंट कौन सा होगा? अगर लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका 8वें नंबर का एलिमेंट कौन सा होगा? तो चेक करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या इसके बाद में 8वां एलिमेंट सोडियम होगा क्या? यानी कि अगर मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं,
अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो लिथियम किसके प्रॉपर्टी शो करेगा? सोडियम के इक्वल। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ बेरिलियम किसके इक्वल शो करेगा? तो बेरिलियम का नंबर है 1, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या बेरिलियम मैग्नीशियम के इक्वल प्रॉपर्टी शो करेगा? तो इस तरीके से ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाती है। चलिए जल्दी से बताना, एल्यूमिनियम किसके साथ प्रॉपर्टी शो करेगा? बोरॉन के साथ। सिलिकॉन किसके साथ शो करेगा? कार्बन के साथ। फास्फोरस किसके साथ शो करेगा? नाइट्रोजन के साथ। अच्छा बताइए, पोटेशियम किसके साथ शो करेगा? पोटेशियम की प्रॉपर्टी किसके साथ शो होगी? तो पोटेशियम की प्रॉपर्टी हो जाएगी सोडियम के साथ। चलिए, कैल्शियम की प्रॉपर्टीज किसके साथ शो होगी? मैग्नीशियम के साथ। तो इस तरीके से यहां पे दिया गया न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे अगली बात करते हैं कंसेप्ट रेडी टू चैलेंज। एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड आर द एलिमेंट्स, यानी एक्स एलिमेंट है, वाई एलिमेंट है और जेड एलिमेंट है। आगे ये कह रहा है कि ऑफ डोरेनाइट इफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स इज 32, कि एक्स का एटॉमिक मास कितना है? 32। और यहाँ पे कह रहा है एंड दैट ऑफ एलिमेंट जेड इज 128, और जेड का एटॉमिक मास कितना है? 128। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ वाई। चलिए भाई, वाई का एटॉमिक मास निकालिए, क्या होगा? अगर मैं इन दोनों की मास का सम कर दूं, अगर मैं इन दोनों के मास को सम कर दूं और डिवाइडेड बाय कितना कर दूं? 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए। क्या इसका आंसर यहां पे करते हैं तो कितना हो गया? 160 डिवाइडेड बाय 2। क्या इसका आंसर 80 आ जाएगा? क्या इसका आंसर 80 आ जाएगा क्या? तो इस तरीके से हम न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, ये तो यहाँ पे किसकी बात की थी हमने? यहाँ पे बात की थी हमने डॉवेराइनर-ट्रेड रूल की। ये जो फॉर्मूला है वो कहां से आया? डॉवेराइनर-ट्रेड रूल से आया, कि जहां पे पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट एक दूसरे के साथ में यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास निकालने पर बीच वाले एलिमेंट का क्या आ जाता है? एटॉमिक मास आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे मेंडलीव की, इसके बाद बात किसकी करेंगे? मेंडलीव की। लेकिन मेंडलीव की क्लासिफिकेशन से पहले भी एक यहाँ पे लॉथर मेयर कर्व आता है। ध्यान से देखिए, लॉथर मेयर कर्व, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जूलियस लॉथर मेयर, इनका नाम है जूलियस लॉथर मेयर। इन्होंने एक कर्व डिजाइन किया, इन्होंने क्या डिजाइन किया? कर्व डिजाइन किया। किस किस के बीच में? तो इन्होंने वॉल्यूम और मास के बीच में, यानी एटॉमिक वेट के बीच में एक ग्राफ बनाया। अब ये ग्राफ किस तरीके से क्या बात शो कर रहा है, इसको समझते हैं। तो पहले क्या लिख रहा है यहाँ पे कि प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको टॉप पॉइंट पे क्या नजर आ रहा है? क्या आपको टॉप पॉइंट में, क्या आपको टॉप पॉइंट पे सोडियम नजर आ रहा है, पोटेशियम नजर आ रहा है, रुबिडियम नजर आ रहा है, सीजियम नजर आ रहा है? ये कौन सा ग्रुप होता है? अगर मैं ध्यान से देखूं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहां पे कौन से नंबर का ग्रुप ये शो हो रहा है? तो ये शो हो रहा है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। यानी कि लॉथर मेयर कर्व में जब वॉल्यूम और मास के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो उसके पीक पॉइंट पे कौन होता है? तो उसके पीक पॉइंट पे होता है ग्रुप नंबर 1। अच्छा, ग्रुप नंबर 1 का नाम क्या होता है? तो ग्रुप नंबर 1 को याद रखना, इनको बोला जाता है एल्केलाइन मेटल। इनको क्या बोला जाता है? एल्केलाइन मेटल बोला जाता है। अच्छा, अब ये देखिए ध्यान से कि इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है, इसके अवरोही क्रम में कौन है? तो अगर ध्यान से देखिए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्या यहां पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है क्या? क्या इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है क्या? और ये ग्रुप नंबर होता है सेकंड। ये ग्रुप नंबर कौन सा होता है? सेकंड। और सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ मेटल। कौन सा मेटल बोला जाता है? एल्केलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। तो पीक पॉइंट पे कौन सा ग्रुप होगा? सेकंड ग्रुप। और डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा होगा? ग्रुप नंबर सेकंड। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, एक बार असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। चलिए देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या नजर आए? अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में देखूं तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या मुझे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नजर आ रहा है? तो हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रुप नंबर 17, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है उसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली?
हेलोजन फैमिली। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में तीन रिजल्ट हमको मिलते हैं मेनली। एक तो बनता है पीक पॉइंट के लिए ग्रुप नंबर 1, एक होता है डिसेंडिंग लाइन के लिए जिसमें होता है ग्रुप नंबर 2, और एक होता है असेंडिंग लाइन, और असेंडिंग लाइन में ग्राफ किसके लिए शो होता है, हेलोजन गैस के लिए। तो यहाँ पे ये कर्व होता है किसके बीच में, वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में। किसके बीच में, वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में। और लिखा हुआ है कि ऑब्टेन पीरियोडिसिटी, ऑब्टेन पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न अप टू मैनी एलिमेंट्स। और इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स का यहाँ पे क्या मिलता है अपने को, पैटर्न मिलता है। लेकिन अपने को याद सिर्फ तीन रखने हैं। पहला, ग्रुप नंबर 1 किस पोजीशन पे होगा, पीक पॉइंट पे। सेकंड, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 2 कहां होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेलोजन गैस का पोजीशन कहां होगा, तो हेलोजन गैस की पोजीशन होगी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये कर्व है किसके लिए, ये है कर्व लॉथर मेयर, जिसको किसके बीच में बनाया गया, वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था जिसका नाम था लेवोसियर क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था जिसका नाम था यहाँ पे डॉबे-राइनर ट्रेड रूल। तीसरा क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। और साथ में यहाँ पे एक कर्व बनाया गया लॉथर मेयर के द्वारा जिसको बोलते हैं लॉथर मेयर कर्व। और ये आता है आपके 4th नंबर पे क्लासिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, मेंडलीव की। बात करते हैं मेंडलीव की। ध्यान से देखो इस आदमी को, ये वही आदमी है जिसने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया। अभी आप जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ये इनकी नहीं है, ये पीरियोडिक टेबल जो है ये है हेनरी मोजले की। लेकिन सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई वो किसके द्वारा बनाई गई, मेंडलीव साहब के द्वारा। यहां पे मेंडलीव आते हैं जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया था। लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आगे चल के इनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया। आइए इनको पूरा कंप्लीट अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से मेंडलीव ने उस समय एलिमेंट्स को सेट किया था। याद रखना मेंडलीव के टाइम के समय टोटल एलिमेंट डिस्कवर थे 63। उस समय 63 एलिमेंट डिस्कवर थे और ये बात है 1869 की। 1869 में अभी जो 118 एलिमेंट है उस समय प्रेजेंट थे 63 एलिमेंट्स। और इन्होंने 63 एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में सेट किया था। आइए समझते हैं इनके बारे में। इन्होंने क्या कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी कि इन्होंने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक वेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। इनके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से रखा जाएगा, बढ़ते हुए एटॉमिक मास की फॉर्म में। और यहीं पे बोला गया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा जाएगा तो एक फिक्स टाइम के बाद, एक आफ्टर ए सर्टेन ऑफ फिक्स टाइम इंटरवल, देयर प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर इन देयर ग्रुप। यानी कि यहाँ पे अगर किसी भी तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाता है तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में तत्वों का समान गुण यहाँ पे 100 हो जाता है। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन। इनको क्या बोला जाता है, पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, यूज ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई। अब इस तरीके से इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। इस पीरियोडिक टेबल को बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये है भाई आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, कौन सी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको कुछ लाइन वर्टिकल नजर आ रही है और कुछ लाइन आपको हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है। अगर हम चेक करें कि यहाँ पे कितनी वर्टिकल लाइंस है तो यहाँ पे टोटल वर्टिकल लाइंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि यहाँ पे टोटल वर्टिकल लाइंस कितनी है, 9। बेटा याद रखना वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है ग्रुप। वर्टिकल लाइंस को क्या बोला जाता है, ग्रुप। तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं इसके अंदर, 9। अगर हम बात करें यहाँ पे पीरियड के बारे में, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, चेक करो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि इनके क्लासिफिकेशन में 7 लाइंस तो कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल। और इसके साथ वर्टिकल लाइंस कितनी होगी, 9। तो वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं ग्रुप और हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं पीरियड। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको नजर आ रहा है हीलियम, हमको नजर आ रहा है आर्गन, हमको नजर आ रहा है यहाँ पे क्रिप्टॉन। क्या यहाँ पे नोबल गैस प्रेजेंट है, जी हाँ।
जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था तो उस समय नोबल गैस प्रेजेंट थी, बट एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल देयर एब्सेंस ऑफ नोबल गैस, वहां पे नोबल गैस प्रेजेंट नहीं थी। आगे बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे एटॉमिक मास का एक ऑर्डर देखो, आपको एटॉमिक मास का कुछ ऑर्डर नजर आ रहा होगा, चेक कीजिए। सबसे पहले हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास कितना है 4, यहाँ पे आपको हीलियम का एटॉमिक मास कितना नजर आ रहा है 4 नजर आ रहा है। चलिए इसके बाद 4 के बाद 7 लिथियम, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19। अब आप ध्यान से देखना फ्लोरीन के बाद किसको आना है, नियोन को आना है। तो यहाँ पे नियोन दे रखा है, नियोन को देखो कितने पर आ रहा है 19 इसका एटॉमिक मास। बेटा यहाँ पे जो नंबर है वो किसके अकॉर्डिंग सेट है, एटॉमिक मास की फॉर्म में सेव है, ना कि एटॉमिक नंबर। अभी हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हमारी किताब के अंदर जो दिया हुआ है वो है एटॉमिक नंबर पे बेस, जबकि ये पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस है, तो ये पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे एटॉमिक मास के ऊपर। तो यहाँ पे नियोन का एटॉमिक मास दे रखा है 19, 19 के बाद 23, 24, 27, इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे अलग अलग एटॉमिक मास हमको दिए हुए हैं। क्या बात सभी को समझ में आ रही है, यहाँ पे सभी के लिए क्या यहाँ पे जगह आ गई क्या। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस पीरियोडिक टेबल की आखिरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिनकी वजह से मेंडलीव को बहुत अच्छा माना जाता है, कि मेंडलीव ने इतना अच्छा काम किया कि इन्होंने आने वाले एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में पहले से जगह दे दी, इन्होंने आने वाले एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में पहले से जगह दे दी। जैसे समझिएगा, ध्यान से देखना, पहले तो इसका कुछ एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है ध्यान से देखो। एडवांटेज ये कि इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को क्या बनाया, सिस्टमेटिक बनाया। सिस्टमेटिक मींस इन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप बना दिए और इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या बना दिए, पीरियड्स बना दिए। क्लियर, आगे देखो सेकंड पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ नोबल गैस, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैस को भी रख दिया था। थर्ड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन एलिमेंट्स ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिसिंग एलिमेंट्स, यानी इनको पता था कि आज जो एलिमेंट 63 डिस्कवर्ड है, आने वाले समय में और भी एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्कवर होंगे, तो उनके लिए इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में पहले से जगह छोड़ दी, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में पहले से उन तत्वों के लिए जगह छोड़ दी ताकि आने वाले एलिमेंट्स को धक्का मुक्की नहीं करनी पड़े और ये नहीं देखना पड़े कि वो एलिमेंट्स किस तरीके से सेट होगा, तो उनको उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे रखा जा सके। अब सपोज कीजिए कि कोई एलिमेंट है एक्स जिसकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई, और जब वो डिस्कवर होता है तो वो देखा जाता है कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब ऐसे एलिमेंट को किसके साथ रखा जाएगा, ऐसे एलिमेंट को रिएक्टिविटी के साथ रखा जाएगा, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में वो कम रिएक्टिव है तो कम रिएक्टिव को कम रिएक्टिव के साथ रखा जाएगा। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासिफाई किया था कि जहां पे मिसिंग एलिमेंट्स होंगे उनको भी फ्यूचर में अपन उस जगह रख सकते हैं जहां पे उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नजर आ रही है। तो यहाँ पे पॉइंट बना ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन एलिमेंट्स ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ मिसिंग एलिमेंट्स। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया था। तो बेटा याद रखना, हम बात करते हैं सबसे पहले इन्होंने एका एल्यूमिनियम के बारे में बताया। एका एल्यूमिनियम क्या चीज है, तो ध्यान से देखना, अगर हम बनाते हैं बोरोन को तो बोरोन की फैमिली में आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, यहाँ पे आता है इंडियम और एक आता है यहाँ पे टेलियम। तो ध्यान से देखना, ये जो आपको नजर आ रहा है जीए, इस जीए को बोला जाता है गैलियम, इस जीए को क्या बोला जाता है, गैलियम। और ये गैलियम उस समय प्रेजेंट नहीं था, ये गैलियम उस समय प्रेजेंट नहीं था। अब ऐसे में इन्होंने क्या किया, ऐसे में मेंडलीव ने क्या किया कि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट आना है जो मुझे पता नहीं है कौन सा एलिमेंट है, तो इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, इन्होंने इसका नाम ऊपर वाले के आधार पर रख दिया। अगर जैसे ऊपर एल्यूमिनियम है तो इस एलिमेंट का नाम रख दिया था एका एल्यूमिनियम, इसका नाम क्या रख दिया था, एका एल्यूमिनियम। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे क्लास है, क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, अगर आज रोहित नहीं आया, अगर आज जैसे रोहित नहीं आया तो रोहित की जगह क्या होगी, खाली होगी, और उस रोहित की जगह को अगर भरना है तो वहां पे रोहित या फिर उसके जैसे मिलता हुआ कोई भी बच्चा वहां पे आके बैठ सकता है। यानी कि अगर बात करें कि गैलियम उस समय प्रेजेंट नहीं था, लेकिन उसके ऊपर कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, तो एल्यूमिनियम का नाम ही उसके आगे क्या रख देंगे, एका, और वो बन जाएगा एका एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट आया था एका एल्यूमिनियम, और ये किसके लिए आया था, गैलियम के लिए आया था। यानी पहले तो प्रेडिक्टेड था और बाद में जो मिला उसका नाम क्या हो गया, गैलियम, और गैलियम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीए।
इसी तरीके से याद रखना कार्बन की फैमिली होती है, कार्बन की फैमिली होती है, कार्बन की फैमिली में होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब उस समय क्या था, जर्मेनियम प्रेजेंट नहीं था, उस समय जर्मेनियम प्रेजेंट नहीं था। अब जर्मेनियम प्रेजेंट नहीं था तो बताओ इसका नाम क्या बना होगा, इसके ऊपर वाले के हिसाब से, ऊपर वाला कौन है, सिलिकॉन, तो इसका नाम रखा गया था एका सिलिकॉन। इसका नाम क्या रख दिया था, एका सिलिकॉन। और बाद में जब यहाँ पे एलिमेंट आया तो उसका नाम रख दिया जर्मेनियम, उसका नाम क्या रख दिया, जर्मेनियम। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर इन्होंने आने वाले एलिमेंट्स के लिए पहले से जगह दी थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप से यहाँ पे इन्होंने बताया था। एक तो इन्होंने बताया था एका एल्यूमिनियम, जो किसके लिए आएगा, गैलियम के लिए। एक बताया था एका सिलिकॉन, जो किसके लिए आएगा, जर्मेनियम के लिए। बेटा एक और होता है, मैं यही बना देता हूं इसको, एक एलिमेंट और होता है जिसमें हम लिखते हैं एका बोरोन। क्या लिखते हैं, एका बोरोन। और एका बोरोन की जगह पे कौन आया था बाद में, स्कैंडियम। एका बोरॉन की जगह कौन आया था, स्कैंडियम आया, जिसको अपन किससे शो करते हैं, Sc से शो करते हैं। और एक एलिमेंट और होता है जिसको हम बोलेंगे एका मैग्नीज। और एका मैग्नीज की जगह बाद में जो एलिमेंट आया उसका नाम था टेक्नीशियम। उसका नाम क्या था, टेक्नीशियम। उसका नाम था टेक्नीशियम, जिसे टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 टाइप से एका फॉर्म रखी थी। पहली फॉर्म थी एका एल्यूमिनियम, जहां पे एलिमेंट आया था गैलियम। दूसरा है एका सिलिकॉन, वहां एलिमेंट आया था जर्मेनियम। एक आता है एका बोरॉन, एका बोरॉन की जगह कौन सा एलिमेंट आया था, स्कैंडियम। और लास्ट आता है यहाँ पे एका मैग्नीज, और एका मैग्नीज की जगह कौन आता है, टेक्नीशियम। ये यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे रखे गए उनके ऊपर वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग नाम रखा गया। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना एलिमेंट इससे ऊपर वाले के अकॉर्डिंग नाम इसका रखा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, इसका ड्रॉबैक क्या है। अभी तक तो हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, इसका एडवांटेज क्या था। अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक के बारे में कि इसकी कमी कहां रह गई, इसकी कमी कहां रह गई। तो अगर ध्यान से देखा, पहला पॉइंट है कि सम एलिमेंट्स डिड नॉट फिट द टेबल इफ एटॉमिक वेट इज स्ट्रिक्टली फॉलो। यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था लेकिन उनको पहले रखा गया, और जिनका एटॉमिक मास कम था उनको बाद में रखा गया। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलरिटी यहाँ पे शो हो रही है कि लो एटॉमिक मास विल बी कंटेंट आफ्टर द हाई एटॉमिक मास। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, थोड़ा दिक्कत कर गया, परेशानी हो गई। अब जैसे ध्यान से देखें, आपको नजर आ रहा है टीई, आपको नजर आ रहा है टीई, टीई को बोला जाता है टेलरियम, टीई को बोला जाता है टेलरियम। और टेलरियम का एटॉमिक मास कितना है, तो ये है 127.6। जबकि अगर आयोडीन की बात करें, अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का जो होता है, आयोडीन का जो होता है एटॉमिक मास वो है 126.9। कितना है इसका, 126.9 है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें कि दोनों एलिमेंट लगातार आ रहे हैं, दोनों एलिमेंट क्या आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। अगर दोनों एलिमेंट लगातार आ रहे हैं फिर भी इसके अंदर पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास ज्यादा आ रहा है और बाद वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास कम आ रहा है। जबकि एटॉमिक मास कैसा आना चाहिए था, कम से ज्यादा, यानी कि आयोडीन का मास यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था और टेलरियम का मास यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कम। लेकिन यहाँ पे क्या शो हो गई, इरेगुलरिटी शो हो गई। तो पहला पॉइंट तो इनका ये हो गया कि सारे एलिमेंट्स के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास प्रेजेंट नहीं था। अब आगे सेकंड इसकी क्या है, आगे हम बात करें अगर सेकंड, तो सेकंड यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, देखो पढ़िए क्या कह रहा है कि स्टिल आयोडीन वाज प्लेस्ड आफ्टर टेलरियम इन ग्रुप 7th with fluorine, chlorine, bromine, iodine, ignoring atomic weight, he placed element with similar properties together। यानी कुछ ऐसी भी चीज थी कि अगर हम बात करें किसी ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कुछ एलिमेंट्स ऐसे रख दिए कि जहां पे प्रॉपर्टीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। अब जैसे आपको बताया जाए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे एक ग्रुप नजर आ रहा है जिसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 1। और ग्रुप नंबर 1 में कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर आप ध्यान से देखो आपको कॉपर नजर आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है, कॉपर नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो आपको सिल्वर नजर आ रहा है, अगर आप देखें तो आपको गोल्ड भी नजर आएगा। क्या बेटा इन तीनों को अपन मिला के कॉइन मेटल बोल सकते हैं। इनको कौन सी मेटल बोला जाता है, कॉइन मेटल। और ये जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं,
ये क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि गोल्ड तो क्या होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर बात करें, कंपैरिजन करें हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन का तो यूज अपन किस में करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में बहुत ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी, ऐसे ग्रुप में क्या हो गई, डिफरेंट। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड को अलग से रखा जाना चाहिए था, किसके साथ में, सिल्वर के साथ में, कॉपर के साथ में। लेकिन यहां पे किसके साथ है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ है, तो ये प्रॉपर्टीज इनके अंदर क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो पहला तो हो गया एटॉमिक मास का इरेगुलेशन, और सेकंड इसके अंदर हो गया कि पोजीशन ऑफ हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स विद लो रिएक्टिव एलिमेंट्स। आगे डिस्कस करते हैं। अगला इसका ड्रॉबैक क्या आता है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज विद ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट बट सर्टेन प्रॉपर्टीज, यानी कि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक क्या है, क्लियर नहीं है कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखना चाहिए या हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 7 के अंदर रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों की साथ में प्रॉपर्टीज सेम शो करता है। अगर हम जैसे बात करें यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 की, तो ग्रुप नंबर 1 में आपको एलिमेंट नजर आ रहा है, ग्रुप नंबर 1 में आपको एलिमेंट नजर आ रहा है हाइड्रोजन, लिथियम। अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम का नंबर कितना होता है, 3। लिथियम का नंबर कितना होता है, 3। अगर मैं 3 के अकॉर्डिंग बात करूं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2,1। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 2,1। बताइए लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सोडियम की, बेटा सोडियम का नंबर कितना होता है, 11, और 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,1। क्या लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या। तो इस तरीके से सारे के सारे ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसका कंपैरिजन करूं हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का नंबर भी 1 है और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन पहले ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन पहले ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सभी के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हाइड्रोजन के पास भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये तो हो गई हाइड्रोजन की ग्रुप नंबर 1 के साथ में सिमिलरिटी। लेकिन अगर हम चेक करें किसके साथ, ग्रुप नंबर 7 के साथ, तो बेटा ग्रुप नंबर 7 में आ रहा है एलिमेंट फ्लोरीन। अगर आप फ्लोरीन को चेक करो, फ्लोरीन का नंबर कितना होता है, 9, और 9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,7। और 7 को अगर अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,7। क्या इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या, क्या इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या। और अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं, तो हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। और इसको अपना डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन को इसने क्लियर नहीं किया कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में रखा जाएगा या ग्रुप नंबर 7 में रखा जाएगा। अब इनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन किसके अंदर रखा हुआ है, ग्रुप नंबर 1 में। लेकिन अजप्शन आते हैं, पूछा जाता है कि हाइड्रोजन तो सो किसके साथ भी हो सकता था, फ्लोरीन के साथ भी, लेकिन इनको ग्रुप नंबर 1 में ही क्यों रखा गया। तो इसके बारे में भी इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो यहां पे आता है ड्रॉबैक का कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट कौन सा था, पहला पॉइंट इसके अंदर था किसके बेसिस पर, एटॉमिक मास के बेसिस पर। सेकंड पॉइंट आता है कैरेक्टर के बेसिस पर। और थर्ड किसका पॉइंट आता है, तो थर्ड पॉइंट आता है इसका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसकी एक समरी के बारे में, अभी तक हमने जो पढ़ा उसकी एक समरी आती है कि सबसे पहले हमने कौन सा रूल पढ़ा था, कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ा था, लेवोशियर। लेवोशियर किसके ऊपर बेस्ड था, मेटल और नॉन मेटल पे। बट उसका फेलियर क्या हो गया कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को हिंदी में बोला जाता है उपधातु, यानी ऐसे कैरेक्टर जिनमें मेटेलिक भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट मेटलॉइड। सेकंड यहाँ पे अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, तो वो आता है डोबेराइनर्स ट्रायड रूल। ट्रायड रूल का मतलब, ट्रायड्स का मतलब 3 एलिमेंट्स ऑफ 3 ग्रुप्स। क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होगा बीच वाले एलिमेंट के। 3 ग्रुप थे, कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और साथ में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अगर हम बात करें यहाँ पे कि सारे के सारे एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में थर्ड नंबर पे यहाँ पे रूल आता है जो कि आता है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल।
कौन सा रूल आता है? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स एक तरीके से कैरेक्टर शो करते हैं लाइक अ म्यूजिकल नोट्स। जैसे पहला नोट सा और 8वें नंबर का नोट सा, दोनों के दोनों नोट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऐसे फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? सिमिलर होती है। बट यहां पे याद रखना कि नोबल गैस क्या थी? एब्सेंट थी। और साथ में ये रूल कहां तक फॉलो होता है? कैल्शियम 20 कैल्शियम तक फॉलो होता है। क्लियर? अब यहां पे बात करें, अगला जो आता है वो आता था जूलियस लॉथर मेयर कर्व, जिन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया था, एक ग्राफ प्लॉट किया था, जिसका पीक पॉइंट क्या शो कर रहा था? पीक पॉइंट यहां पे शो कर रहा था किसके बारे में? ग्रुप नंबर फर्स्ट के बारे में। डिसेंडिंग ऑर्डर किसको शो कर रहा था? तो डिसेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा था ग्रुप नंबर सेकंड को। और बात करें असेंडिंग ऑर्डर की, तो असेंडिंग ऑर्डर किसको शो कर रहा था? ग्रुप नंबर 7 को, यानी कि हेलोजन फैमिली को शो कर रहा था। इसी तरीके से बात करें कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने किया पीरियोडिक टेबल का, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया था मेंडलीव ने। और मेंडलीव ने अपना क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया था? एटॉमिक मास के बेसिस पर। और इन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एटॉमिक मास एंड देयर प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर। क्लियर? अब यहां पे लेकिन बात करें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो इसका पहला एडवांटेज क्या था कि इन्होंने आने वाले एलिमेंट्स के लिए पहले से जगह छोड़ी थी। जैसे बात करें, यहां पे मैंने आपको 4 एलिमेंट बताए थे। पहला बताया था आपको मैंने एल्यूमिनियम का, यानी ए का एल्यूमिनियम किसकी जगह पे? ये आया था किसकी जगह पे? ये आया था यहाँ पे गैलियम की जगह पे। इसी तरीके से जर्मेनियम को नाम दिया गया ए का सिलिकॉन, स्कैंडियम को नाम दिया गया ए का बोरॉन, और नाम दिया गया टेक्नीशियम का क्या? ए का मैग्नीज। तो यहाँ पे टोटल 4 यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे नाम रखे गए थे। इसके बात करें कि यहाँ पे किस तरीके से इसका डिसएडवांटेज आता है, तो यहाँ पे हमने डिसएडवांटेज की बात की थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं की। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था, उनको पहले रख दिया, जबकि एटॉमिक मास ज्यादा कैसे होना चाहिए था? रेगुलरिटी में आना चाहिए था। तीसरा यहाँ पे एक पॉइंट था कि पहला जो ग्रुप है हेलिना की रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उनके साथ में कुछ ऐसे एलिमेंट्स को रख दिया जो कि लो रिएक्टिव है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं किया था, तो ये मॉडल भी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये क्लासिफिकेशन भी क्या हो जाएगा? फेल। अब इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो आता है यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक आती है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। आज हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो पीरियोडिक टेबल नजर आती है, मैं आपको पीरियोडिक टेबल नजर दिखाता हूं एक बार। अगर आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई जाए तो आप इस तरह की पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, जहां पे अलग अलग ब्लॉक होते हैं। इसको बोला जाता है एस ब्लॉक, एक तरफ होता है पी ब्लॉक, एक तरफ होता है बीच में डी ब्लॉक, और लास्ट में आता है एफ ब्लॉक। आज हम ये जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, इस पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया गया था हेनरी मोजले के द्वारा। जी हाँ, हेनरी मोजले वो साइंटिस्ट जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था, जिनके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी होती है? 118, यानी कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जिनको इस पीरियोडिक टेबल में डिजाइन किया गया था। अब आगे का जो सेशन होगा, उस सेशन में हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से सेशन को देखिएगा और साथ में यहां से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यूज जितने भी आते हैं, उन सभी पीवाईक्यू को आप डिस्कस कीजिएगा। और साथ में पढ़ते रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेटेजी। आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उन टारगेट्स पे काम कीजिए, तो देखना आपको मेहनत जरूर सफल होगी। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। शुक्रिया, जय हिंद।